हिंदी कहानी चौथा मकान यानी सुनीता का घर। लज्जा के घर के पास से बाग की तरफ जो रास्ता कटता है उसी पर थोड़ी दूर आगे सुनीता का घर है। बिमला, कुंती या लज्जा में से कोई भी सुनीता को नहीं जानती। सुनीता भी उन्हें नहीं जानती। जानने का कोई सवाल भी नहीं उठता। यहाँ इतने लोग रहते हैं, हर कोई भी किसी को नहीं जानता। किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं है। पर सुनीता को देखने से न जाने क्यों बिमला की धुंधली सी आकृति सामने आकर खो जाती है। सुनीता अपनी एक नौकरानी के साथ उस घर में रहती है। पहले तो उसे मकान मिलने में बड़ी ही मुश्किल हुई, क्योंकि किसी आदमी के न होने के कारण मकान मिल ही नहीं रहा था। बामुश्किल उसे यह घर मिला है और वह बहुत घुटी घुटी उजड़ी उजड़ी सी रहती है। उम्र उसकी ज़्यादा नहीं, यही बिमला से थोड़ी बड़ी या शायद लज्जा की उम्र की होगी, पर जैसे अकेलेपन के घेरे ने उसे बिल्कुल बदल दिया है। वह पहले किसी अच्छी नौकरी पर थी, पर अब उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग ले ली है और एक नर्सिंग होम में काम करती है। वह नर्सिंग होम यहाँ से बहुत दूर नहीं है। एक तो नर्स का पेशा, ऊपर से चारों तरफ मरा हुआ वीरानापन, उंगली की अंगूठी तक उतार कर रख देनी पड़ी है। और वह अंगूठी जो वह पहनना चाहती थी, वह तो अब उंगली में भी आने का सवाल ही नहीं उठता। आधी जिंदगी तक आते आते जैसे सब रिक्त हो गया है। उसे उन सबकी याद है जो कभी उसके साथ थे। अब उनकी धरोहर के रूप में सिर्फ वे तस्वीरें हैं जो सुनीता ने अपने एल्बम में लगा रखी हैं। उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिसे वह फ्रेम में लगाकर रेडियो के ऊपर रखे, कुर्सी में आराम से बैठकर रेडियो सुने और उस तस्वीर से बात करे, क्योंकि सभी तस्वीरें एक ही आवाज़ में बोलती हैं और तब तो वे आवाज़ें भी बहुत पीछे छूट गई हैं। वह बाजार से एक दिन एक खूबसूरत जापानी सी गुड़िया खरीद लाई थी, वही उसने रेडियो पर रख ली है। अब अकेलापन बहुत सताता है तो वह उसे ताकती रहती है। वह यहाँ ना आ पाती तो शायद उसका जी सकना भी मुश्किल हो जाता। पिछली ज़िंदगी अधमरे सांप की तरह पलटे खाती है। उसे लगता है कि अब ज़िंदगी का पूरा अरसा कोई एक जगह गुजार ही नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अपनी ही ज़िंदगी से कट कर रहा जा सके, पर हर जगह कुछ ही दिनों में बदबू देने लगती है और रहना मुहाल हो जाता है। यही उसके साथ भी हुआ। वह चाहती है कि पिछली ज़िंदगी किसी तरह पीछा छोड़ दे तो बाकी दिन वह चैन से रह ले, लेकिन वह चैन उसे कहीं नहीं मिलता। बड़े बड़े लिफाफों में बहुत सी दास्तानें बंद हैं और अलमारी में लगी किताबों में बहुत सी ऐसी लाइनें बंद हैं जिन्होंने उसे गुमराह किया है। अब न किताबें पढ़ने का जी करता है और न उन लिफाफों को खोलने का मन होता है। मरीजों की सेवा करने के बाद भी तो राहत नहीं मिलती। उसे सबसे ज़्यादा अगर किसी का ख्याल आता है तो विनय का, पर उसके ख्याल से भी कुछ नहीं होता। सब जगह से हार कर उसने विनय मोहन से ही कहा था और वह तैयार भी हो गया था, पर सुनीता ने एक राहत की सांस ली थी। कुछ दिनों में उमंगें फिर जैसे पनपने लगी थी और लगता था कि बीती हुई जिंदगी बीत गई। जो बीतने पर भी साथ चल रही थी वह छूट गई, पर विनय मोहन से जुड़ने के बाद वह फिर लौट आई थी। 3 साल भी साथ चल सकना मुमकिन नहीं हुआ था। भरेपन के बावजूद हर दिन एक ऐसा क्षण आता था जिसमें पछतावा होता था। खुश हो लेने पर भी कोई बात कचोटती थी और यही लगता था कि वह भी चलेगा नहीं। रात बाहों में सोने पर भी जैसे अनजाने ही करवटें बदल जाती हैं, वैसे ही रह रहकर सब कुछ छूट जाता था, सब बदल जाता था। यही लगता था कि साथ रहने और सहारे की यह ज़रूरत भर क्यों है, ज़िंदगी की यह ज़रूरत कोई मजबूरी क्यों नहीं बन जाती, एक बेबसी क्यों नहीं बन जाती। हर दिन उसी तरह और हर रात उसी तरह गुजरती है। आखिर विनय ने तलाक ले ली थी और अब सुनीता के पास कोई नहीं आता।
वह किसी को बुलाती ही नहीं। नर्सिंग होम का कंपाउंडर कभी आता है तो नौकरानी से बात करता है, डॉक्टर साहब का संदेश दे जाता है और चला जाता है। वह कभी कोई खूबसूरत सी बिल्ली ले आती है या कोई कुत्ता पाल लेती है, फिर उन्हें भगा देती है। और कभी कभी कमरे के सब पर्दे खोलकर वह सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह सारा माहौल बिखर जाए। एक दिन तो उसके मन में आया कि धर्म ही बदल कर देखें, शायद तब कुछ बदले, लेकिन उससे भी कुछ होता नहीं दिखाई पड़ता। यह सब का सब एक मजाक भर बनकर रह गया है। सुबह सुबह डबल रोटी वाला आता है तो सुनीता से ही बात करता है। नौकरानी चाहे जितना कहे पर वह सुनीता से बात किए बगैर नहीं जाता। सुनीता भी उसका मन रख लेती है क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब सी निरीहता है और वह लंगड़ा है। एक टांग से साइकिल चलाता हुआ वह आता है और बाहर वाले चबूतरे पर पैर रगड़ते हुए साइकिल रोकता है। पीछे बंधी बक्से के कारण उसकी साइकिल हमेशा डगमगाती रहती है पर वह गिरता नहीं है। आज सुबह भी डबल रोटी देने आया तो सुनीता को ही निकल कर लेनी पड़ी। नौकरानी चाय की पत्ती खरीदने गई थी। वह लंगड़ा डबल रोटी वाला मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनीता से बातें करता रहा। आखिर सुनीता ने ही बात तोड़ दी और वह सामने वाली चाय की कुमटी पर बिस्किट वगैरह देने चला गया। नौकरानी आई तो उसने शिकायत की, बीजी ये लंगड़ा बड़ा ऐबी है, क्यों क्या हुआ? सुनीता ने यूं ही पूछ लिया ताकि उसे तसल्ली हो जाए। बढ़ावा पाकर नौकरानी बोली, मैं चाय की पत्ती के लिए गुमटी पर पहुंची तो वह लंगड़ा आपको लेकर मजाक कर रहा था। क्या कह रहा था? सुनीता ने बड़ी सरलता से पूछा। अरे बड़ी बुरी बात कह रहा था। नौकरानी की आंखें चौड़ी हो गई थी और वह चाय वाला भी मजाक कर रहा था। वह लंगड़ा कह रहा था कि डॉक्टरनी पर तो अपना दिल आपके लिए ही कह रहा था। सुनीता सुनकर हंस पड़ी। नौकरानी रसोई में चली गई तो सुनीता ने शीशा सामने रखकर अपने को एक बार देखा, फिर बाल खोलते हुए सोचने लगी, एक लंगड़ा आदमी डबल रोटी और मजाक के सिवा और है ही क्या ज़िंदगी में। कुछ देर बाद वह तैयार होकर नर्सिंग होम की तरफ चली गई। सुनीता के घर की तरह हजारों घर हैं और उसकी तरह हजारों लड़कियां हैं, उतनी ही सुंदर, समझदार और बिल्कुल अकेली। हर लड़की को अपना हाल पता है। हर लड़की इस अकेलेपन से छोड़कर भाग जाना चाहती है। चौथे मकान में रहने वाली सुनीता भी यही चाहती थी और जो वह चाहती है वह पूरा होकर भी पूरा नहीं होता। और उस चौथे मकान यानी सुनीता के घर की यह कहानी यही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इससे आगे अभी कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची हैं, इसलिए यह बात यहीं पर ख़त्म होती है। परमात्मा करे यह लंगड़ी ज़िंदगी किसी को ना मिले और यह मजाक किसी को ना सहनी पड़े, क्योंकि दुनिया तो यही चाहती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और भी नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।